वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री और ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाने स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। तो यार देखो, अगर कोई मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अगर कोई नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और मेटल मेटल से रिएक्ट नहीं करते। अब ये सुनने के बाद आपके दिमाग में आता है सर ये बॉन्ड है क्या, है ना। तो यार देखो, मैं जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसा फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स में एटम को और कंपाउंड में एलिमेंट्स को बांध कर रखता है। मतलब हेडिंग लगाएंगे क्या सर, बॉन्ड। नोट डाउन करिए, बॉन्ड क्या है? फोर्स which links atoms in molecules and elements in compounds। अब भैया देखो, अभी समझ में आएगा क्या सर, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनाता है? एटम से। तो एटम के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है तभी जाके मॉलिक्यूल बनते हैं। कंपाउंड किससे मिलकर बनाता है? एलिमेंट से। तो एलिमेंट के बीच में क्या बनता है? केमिकल बॉन्डिंग, तभी जाके क्या बनता है? कंपाउंड। समझ में आया? अब इससे पहले हम जाने कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि नॉवल गैसेस क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे यार, नॉवल गैसेस पढ़ते हैं बढ़िया से। मिटा दो, ये नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मिटा दें। चलो हेडिंग लगाएंगे क्या सर? नॉवल गैसेस। नॉवल गैस। अब देखो यार, नॉवल गैस भी एक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनको पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में रखा गया। 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी बोलते हैं। नॉवल गैस को एक और नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस। ठीक, इनर्ट मतलब जानते हैं क्या होता है? अनरिएक्टिव। ये गैस अनरिएक्टिव होते हैं। नॉवल गैस के बहुत सारे एग्जांपल, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, एग्जांपल नॉवल गैस। नॉवल गैस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं करते, मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यार नॉवल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स के एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अरेंजमेंट को सबसे स्टेबल माना गया। अब देखो यार, मेरी बात सुनो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं नॉवल गैस की बात करूं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फुल्ली फिल्ड है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबलाइज्ड। अब हम ना इतना, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, और या फिर कोई इलेक्ट्रॉन उसमें डाले, इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। अब आपके दिमाग में अक्सर आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम मान लेंगे। तो मैं आपको टेबल दिखा दूं, टेबल देखिए। अब टेबल में आप देख रहे हैं कि जो नॉवल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, 2 8 18 36 चमन। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 से कह रहा हूँ, 8 8 8 सब है लास्ट में, एक है 2 ऊपर वाला नहीं, हीलियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए हीलियम में आप देख रहे होंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे सर ये तो स्टेबल नहीं क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। यार देखो, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट उसका डुप्लेट कंप्लीट है। अब ये डुप्लेट क्या होता है सर? अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हम कह रहे हैं वो स्टेबल है, तो इसका मतलब कि वो उसका डुप्लेट कंप्लीट है। ये हमेशा नहीं होगा, सिर्फ हीलियम के केस में होता है। ठीक है, और हीलियम के केस में या फिर एक केस जान लीजिए, अगर फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल है तो यार फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं ना, 2n² समझ में आता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें, दैट्स व्हाई इसका डुप्लेट कंप्लीट एंड इट इज स्टेबल। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, इसमें सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, व्हिच मेक देम वेरी स्टेबल यार। ठीक, तो समझ में आया? अरे गायब नहीं हुई है, समझ में आया? अब इतनी बातें अगर आप ध्यान से सुने तो अब आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड क्यों बनता है। हेडिंग लगाएंगे कॉज ऑफ बॉन्डिंग। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कॉज ऑफ बॉन्डिंग।
ठीक। अब देखो यार, जितने भी हर कोई इस दुनिया में स्टेबल होना चाहते हैं। अब दुनिया में एटम भी तो आता है ना, और एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब कि वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ले। वो भी चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, नोबल गैस के जैसे हैं, तो उससे क्या होगा सर, वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल ही तो चाहिए सब लोग, ठीक है। और वो स्टेबलाइज कैसे होते हैं? बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड। क्योंकि नोबल गैस के केस में क्या है भाई, कि वो तो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन बाकी एलिमेंट की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो अब वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि स्टेबल होना ही मुख्य मकसद है हमारा, ठीक। अब हम समझे इससे पहले कि किस तरीके के केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, नॉन मेटल मेटल्स ऐड करते हैं तो कौन से कंपाउंड, मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो बनता कैसे, क्या क्या होता है उसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयन क्या, क्या सर, आयन, आयन नहीं जानते क्या? नहीं सर, हाँ समझाते हैं। देखो हेडिंग लगाया, कुछ बताया नहीं इसमें, बहुत कुछ बताया भाई, सब थ्योरेटिकल थोड़ा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ इसके पीछे थोड़ा वर्क किया गया है, थोड़ा नहीं बहुत, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सब ना ऐसे नहीं बोल दिया जाता, वर्क करते हैं तब बोलते हैं, तो बाकी आप ध्यान से सुनिए। तो हेडिंग लगाएंगे आयंस। आपको एटम पता है, आपको पता है एटम क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। एटम, एटम्स, इसके केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना, मतलब टोटल पॉजिटिव इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के बराबर से न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। अगर एटम के आगे मैं लिख दूं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, तो उसको बोलते हैं क्या, आयन। आयन के केस में क्या होता है, ये दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब अनबैलेंस का मतलब दोनों बैलेंस नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो ज्यादा होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मतलब आयन के केस में क्या होता है कि जो एटम होता है वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन पा जाता है या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो घट जाता है, जिसकी वजह से टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर मान लो कोई एक एलिमेंट एक्स है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कहीं से, तो इसके पास मान लो कि जो भी था, इसके पास जो भी रहा होगा, अभी तो केस यही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इधर, बट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक। तो अब यहाँ टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव जो थे वो तो डिसबैलेंस हो गया, बट यहाँ पहले जो थे वो तो बैलेंस थे ना, एक ही तो ज्यादा हुआ है, और उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एलिमेंट पे आ जाता है, और इट इज लाइक ऐसे, ऐसे लिखते हैं और इसको बोलते हैं आयन, ठीक। और चूंकि ये नेगेटिव है, सिंस इट इज नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं क्या, एनायन, ठीक, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं, ठीक। ये कब हुआ, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया। अब क्या होता है, कहीं उसने एक इलेक्ट्रॉन गिरा दिया कहीं पर हो गया और उसके जेब से एक इलेक्ट्रॉन गिर गया, ऐसा केस, x माइनस ई माइनस, ठीक। तो यहां पर तो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, बट अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर अगर इस केस की बात करें, देखो अब इस इधर यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कितना, एक ज्यादा है, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एलिमेंट पे आ जाता है, और इट इज लाइक ऐसा। तो आप समझ में आया कि आयंस क्या होते हैं, आयंस इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है ज्यादा होती है, ठीक। अगर ज्यादा हो गई तो भैया उसको एनायन बोलेंगे, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी, अगर घट गई तो उसको बोलेंगे कैटायन, यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, बढ़ी नहीं, बस ये समझो कि थी पहले नेगेटिव चार्ज, वो घट गई, तो अब तो यही कहेंगे ना, डोमिनेट कौन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वही उसके ऊपर आ जाता है, इट इज फील लाइक ए कैटायन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो इलेक्ट्रॉन गिराएगा कब मतलब इलेक्ट्रॉन कब देगा, कब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन। मिटा दूं थोड़ा इन्फॉर्मेशन, इसको नोट कर लीजिए आप, हालांकि मुझे लगता है आप जानते होंगे, मिटा दें, नाइस। तो फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कब होगा? व्हेन एलिमेंट हैव 1 2 3 इन इट्स वैलेंस सेल। अब कहीं पर मैं वैलेंस बोल रहा हूँ, कहीं पर आउटर मोस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए। वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल का मतलब एक ही सेल मतलब होता है लास्ट सेल। सबसे लास्ट सेल में, सबसे लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन तभी होगा जब जो हमारा एलिमेंट है उसके लास्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब आप कहेंगे सर क्यों? अब देखो, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए इजी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन एक दे दे, क्योंकि उसे स्टेबल होना है यार। ठीक, सबसे मेन 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 याद रखिए, मेन क्या? स्टेबल। ठीक, स्टेबल क्या होना है? स्टेबल होना है भैया, बस कुछ भी करना पड़े, ये वाला हिसाब किताब है। तो वो कह रहे हैं हमें स्टेबल होना है। अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसे चाहिए क्या? और स्टेबल होना है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम 281, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इससे स्टेबल होना है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो या तो भैया ये इलेक्ट्रॉन एक दे दे तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हटेगा तो 8 है। हाँ सर, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा दिमाग है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर, दिमाग तो आप ये सोच रहे होंगे, सोच नहीं रहे होंगे, अब आपसे ये सोच पा रहे होंगे कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन पाना ज्यादा आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन पाना ज्यादा आसान? सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज्यादा आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन पाना आसान है? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तुरंत काम खत्म। ये भी अपने ऊपर है, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तुरंत ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। और यहीं पर जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये बन जाता है कैटायन। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और वही इसके ऊपर आ जाएगा। समझ आया ना? हाँ सर। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन तभी होगा जब 1 2 3, क्योंकि इजी यही है भाई। अगर 1 2 3 लास्ट और आउटर मोस्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन तो इजीली उनको रिमूव कर सकता है। जैसे रिमूव करेगा उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट इज स्टेबल। स्टेबल होने के साथ साथ वो कैटायन बना लेगा। हाँ सर, ये समझ में आया? ओके, अगर ये समझ में आ गया तो यहीं पर आप देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, जब आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? वो एनायन बनाएगा। अब आप कहेंगे फिर यही सर यार, अब अगर कोई भी एलिमेंट के पास, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन 287, अब इसके लिए आसान क्या है? कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए तो आसान नहीं है, तो गरीब हो जाएगा है कि नहीं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन ही निकाल देगा तो गरीब हो गया। गरीब क्या भाई, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पता है? वहां पर ENC भी होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचे हुआ रहता है ना, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी उसको लॉस करनी पड़ेगी। इसके लिए आसान क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तैसे ही क्या हो जाएगा? स्टेबल, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं मतलब 8, 1 और 8 एक ही जैसा लग रहा है ना। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तभी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट इज वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसलिए यहाँ पर एनायन बना। ठीक है, अब एक ट्विस्ट समझिएगा कि जितने भी मेटल होंगे वो क्या बनाएंगे? कैटायन। और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो क्या बनाएंगे? एनायन। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको शुरू में बता चुका था। ठीक है, मेटल्स फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल फॉर्म एनायन। अब तो समझ में आ गया होगा ना? है ना सर? है ना? ठीक है सर, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सर इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखो, सब स्टेबल का खेल है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, सॉरी, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। सब कुछ स्टेबल होना है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है।
क्या सिंपल सी बात है सर। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये है कि किसी भी एलिमेंट, जैसे मान लो अगर मैं सोडियम ले रहा हूं तो इसका क्या होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 281। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन मतलब कि उसकी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बाय विथ सिंबल, यानी कि Na ऐसे डॉट। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्लोरीन की बात करें कितना होता है 17 2 8 7, तो इट इज लाइक क्लोरीन 1 2 1 2 1 2 ऐसा। जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। और कर लो मैग्नीशियम कर लेते हैं, कितना होता है सर 2 8 2 12। ठीक, इट इज लाइक मैग्नीशियम 1 2। एनीथिंग एल्स? आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं सर, सोडियम और कुछ ऑक्सीजन कर लें। ऑक्सीजन कितना होता है सर 8 होता है ऑक्सीजन का, है ना 2 6 1 1 1, ये हो गया। एक बात मैंने आपको बताई थी, वो क्या सर कि कोई कितने भी जो भी गैस होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब O नहीं O2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है सर, O नहीं O2 एग्जिस्ट करेगा, Cl नहीं Cl2 एग्जिस्ट करेगा। बट ये बातें हैं, बताई गई हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आएगा। तो अगर आज का जो ये लेक्चर था ना, खत्म हो गया सर। हाँ, ऐसा समझिए खत्म हो गया है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले कैसे बनते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल बॉन्ड। मतलब ये हम घुसने वाले हैं बस, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, ये उधर से बॉन्ड बन रहा है, उधर से बॉन्ड बन